नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और परमाणु अप्रसार संधि, इंडिया एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो परमाणु अप्रसार संधि है इस पर भारत का क्या स्टैंड रहा है, भारत इस पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहा है, क्यों भारत शुरुआत से ही संधि का तीव्र विरोध करता रहा है। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है और भारत इस संधि पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहा है। तो मित्रों, जहाँ तक भारत और परमाणु अप्रसार संधि का प्रश्न है तो भारत और परमाणु अप्रसार संधि में 36 का आंकड़ा है, अर्थात कि भारत और इस संधि के जो प्रावधान हैं इन दोनों में तीव्र विरोध है। इसीलिए भारत इस संधि का शुरुआत से ही विरोध करता आया है और भारत आज तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो मित्रों, ये एक बड़ी ही चिंतनीय बात है, मतलब सोचने की बात है कि हमारा भारत जो कि सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता रहा है, हम उसके सदैव पक्षधर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजहें हैं, ऐसे क्या प्रावधान हैं जिसकी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके क्या प्रावधान हैं, प्रावधानों पर हमने अपने पहले वीडियो में वीडियो लेक्चर जो है उस पर हमने चर्चा कर दिया है। तो आज हम भारत का इस पर क्या स्टैंड है, स्पेशली हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक मित्रों इस संधि पर भारत द्वारा जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, तो इस संबंध में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क बहुत ही स्ट्रांग है। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो इस पर जो भारत का जो पहला तर्क है वो ये है, भारत ये कहता है कि यह संधि विभेदकारी है, यह संधि विभेदकारी है, विभेदकारी है, यह संधि विभेदकारी है। अर्थात भारत ये कहता है कि चूंकि ये जो संधि है ये विश्व को दो भागों में बांटती है, ये विश्व को दो भागों में बांटती है। एक है न्यूक्लियर वेपन स्टेट और दूसरे हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये संधि ये कहती है, इस संधि का प्रावधान ये है कि ऐसे राष्ट्र जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पूर्व परीक्षण कर लिया है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं इस संधि के अनुसार, और 1 जनवरी 1967 के बाद जिन भी राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण किया है उन राष्ट्रों को यह संधि न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा नहीं देती है। तो यहाँ पर जो ये डेट फिक्स की गई है इसके अनुसार जो यूएसए है, यूएसएसआर है या आज का जो रसिया है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यही पांच देश इस कैटेगरी में आएंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। बाकी जैसे हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान है और उत्तर कोरिया है, इन्होंने टेस्ट इस डेट के बाद किया, इसीलिए ये संधि इनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है। इजराइल जो कि एक अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है, मतलब उसने ओपन नहीं किया है, वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाता है। तो ये सारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट इस संधि के अनुसार नहीं हैं। इसीलिए भारत का ये कहना है कि भाई देखिए, या तो जो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं या तो ये अपने को डीन्यूक्लियराइज करें, मतलब अपने को परमाणु रहित करें, या तो विश्व के सभी राष्ट्रों को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये भारत का तर्क बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि भाई आप ये कहते हैं कि हम
जो 5 राष्ट्र हैं जो इस जेट के पहले परीक्षण कर लिए हैं, हम परमाणु हथियार रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। भाई क्या आप परमाणु हथियार रखेंगे फ्यूचर में किसी देश को डराने धमकाने के लिए, यानी दादागिरी करने के लिए आप पूरी ताकत अपने पास रखेंगे, बाकी सबको ये कहते हैं कि आप हमारे समान स्तर पर न आइए, तो ये बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। इसलिए भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है, बहुत ही तगड़ा तर्क है ये भारत का जो मानना है। और जो दूसरा तर्क है इस संबंध में भारत ये कहता है कि देखिए, भारत का जो दूसरा तर्क है वो भी मित्रों बहुत ही स्ट्रांग तर्क है, और इसीलिए भारत आज तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये बिल्कुल सही है। भारत ये कहता है इस संबंध में जो दूसरा तर्क है कि यह संधि क्षैतिज प्रसार पर रोक लगाती है। किंतु जो ऊर्ध्वाधर प्रसार है, उसकी ये बात ही नहीं करती है, ये संधि क्षैतिज प्रसार पर रोक लगाती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर प्रसार पर रोक की तो बात छोड़िए, ऊर्ध्वाधर प्रसार की ये बात ही नहीं करती है। जो क्षैतिज प्रसार है इसको इंग्लिश में हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, ऊर्ध्वाधर प्रसार को हम कहेंगे वर्टिकल प्रोलिफरेशन। तो मित्रों यहाँ पर 2 टर्म्स आ रहे हैं, एक है क्षैतिज प्रसार, दूसरा है ऊर्ध्वाधर प्रसार। तो अब हमें यह समझना है कि क्षैतिज प्रसार क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रसार क्या है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, तभी बात स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, पहला है क्षैतिज प्रसार। क्षैतिज प्रसार जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, HP। मित्रों, क्षैतिज प्रसार का मतलब ये होता है कि जब परमाणु हथियार या परमाणु हथियार से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रसार कोई भी राष्ट्र डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में दूसरे देश को करता है तो वो क्षैतिज प्रसार माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये चीन है, ये है पाकिस्तान, और ये हो गया ईरान। देखिए, दुनिया इस बात को भली प्रकार जानती है कि चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने में भरपूर मदद किया है, ये चीज़ पूरा विश्व जानता है। तो चीन ने अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या उसके जो साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में मदद करते हैं, और फिर पाकिस्तान के माध्यम से मान लीजिए ये चीज़ें ईरान जाती हैं। तो जब चीन ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया क्षैतिज प्रसार। चूँकि चीन पाकिस्तान को दे रहा है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को ये प्रसार किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। और मान लीजिए कि जब यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ईरान को देगा तो यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो चीन की सहायता से डेवलप हुआ, और पाकिस्तान यदि उसको ईरान को देता है तो ये भी
चीन मतलब इनडायरेक्ट रूप से चीन द्वारा ही ट्रांसफ़र माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन की इजाज़त के बगैर वो अन्य देशों को, फॉर एग्जांपल ईरान को या और भी कोई देश हो सकता है, उसको वो ट्रांसफ़र कर सके। तो क्षैतिज प्रसार ऐसा प्रसार होता है जब परमाणु हथियार या परमाणु हथियार से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है एक देश के द्वारा दूसरे देश को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में ट्रांसफ़र की जाती है, दी जाती है, तो ऐसा प्रसार क्षैतिज प्रसार होता है। जैसे चीन ने पाकिस्तान को किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान को किया, या फिर और पाकिस्तान ने और किसी को किया, तो ये पूरा का पूरा क्षैतिज प्रसार के अंतर्गत आएगा। और दूसरा जो है टर्म वो है ऊर्ध्वाधर प्रसार। ऊर्ध्वाधर प्रसार, और ये भी है कि जो चीन ने, जो ये नॉर्थ कोरिया है, जो उत्तर कोरिया है, उसके परमाणु कार्यक्रम को डेवलप करने में चीन ने भी योगदान दिया। तो ये प्रसार भी क्षैतिज प्रसार के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि चीन ने उत्तर कोरिया को दिया, उत्तर कोरिया दूसरा सॉवरेन स्टेट है, तो ये क्षैतिज प्रसार हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन के अंतर्गत ही आएगा। अब जो दूसरी टर्म्स है वो है ऊर्ध्वाधर प्रसार। ऊर्ध्वाधर प्रसार यानी वर्टिकल प्रोलिफरेशन। वर्टिकल प्रोलिफरेशन मित्रों, ऊर्ध्वाधर प्रसार यानी लंबवत प्रसार यानी वर्टिकल प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है, ये ऐसे चलता है, मतलब ये ऐसे जाएगा। ऊर्ध्वाधर प्रसार का मतलब ये होता है कि जब कोई राष्ट्र अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अपने न्यूक्लियर मतलब कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करता है, उसको उन्नत बनाता है, उसको मॉडर्नाइज करता है, तो ऐसा प्रसार जो है वो ऊर्ध्वाधर प्रसार के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यूएसए की बात करें, अगर हम यूएसए की बात करें तो जब 1945 में उसने पहला परीक्षण किया यूएसए ने, तो मान लीजिए कि ये 10 किलो टन की मतलब क्षमता का था। फिर उसके बाद इसने उसकी क्षमता को बढ़ाया, फिर उसने अपनी क्षमता को और बढ़ाया। तो ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं यूएसए की, ये हम बात कर रहे हैं यूएसए की। 1945 में उसकी क्षमता 10 मतलब कि वो 10,000 टन मान लीजिए, मतलब उसका जो मारक क्षमता थी वो है। फिर उसके ऊपर और बढ़ाता है, फिर और बढ़ाता है। तो यहाँ पर यूएसए जो है अपनी जो ये परमाणु टेक्नोलॉजी है या जो परमाणु बम है उसकी जो क्वालिटी है, उसका मतलब जो स्तर है, उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, उसको एडवांस बना रहा है। तो ये ऊर्ध्वाधर प्रसार के अंतर्गत आएगा। मतलब ऊर्ध्वाधर प्रसार का मतलब ये हुआ कि जब कोई राष्ट्र अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, परमाणु शस्त्रागार को एडवांस करता है, उसको उन्नत बनाता है, उसको मॉडर्नाइज करता है, तो वो प्रसार ऊर्ध्वाधर प्रसार के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करें, अगर हम मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत ने जो 74 में अपना पहला परीक्षण किया 1974 में, फिर दूसरा परीक्षण अपना वो करता है 1998 में। तो ये हम भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षण था, हालांकि भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसकी जो मारक क्षमता थी वो उतनी विश्वसनीय नहीं थी जितना कि हमने 98 में मतलब जो एक एक्यूरेसी होनी चाहिए उस संबंध में, उसको हमने प्राप्त किया। तो ये भी ऊर्ध्वाधर प्रसार के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि भारत एक राज्य है, मतलब एक सॉवरेन स्टेट है, वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की जो क्वालिटी है, जो उसका मॉडर्नाइजेशन है, उसको एडवांसमेंट है, वो कर रहा है। तो ये ऊर्ध्वाधर प्रसार के अंतर्गत आएगा।
तो इस प्रकार से जितने भी देश हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जब वो अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उसको एडवांस करेंगे, तो वो सब ऊर्ध्वाधर प्रसार के अंतर्गत ही आएगा। और मित्रों, इस संबंध में जो भारत का जो तीसरा तर्क है, भारत का जो तीसरा तर्क है वो कहता है भारत कि इससे हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता और संप्रभुता प्रभावित होगी। भारत ये कहता है, मतलब उसका जो तीसरा तर्क है इस संबंध में, कि इससे हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता प्रभावित होगी। भारत बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कर दे फॉर एग्जांपल, तो भारत परमाणु बम या परमाणु हथियारों से जो संबंधित टेक्नोलॉजी है उसको वो ईजाद नहीं कर पाएगा, और हमारे पड़ोस में हमारे ऊपर कितना भी बड़ा खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यूएनएससी के पास जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएंगे कि भाई हमारे ऊपर हमारा पड़ोसी हमको धमका रहा है, न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप हमारी मदद करिए। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से जो मदद लेने की प्रक्रिया है मित्रों, वो बड़ी ही जटिल है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ तभी कर पाएगी जब उस संबंध में इसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जब उनमें किसी भी विषय को लेकर के सर्वसम्मति होगी, तभी 5 परमानेंट मेंबर, पीएम का मतलब परमानेंट मेंबर्स जो हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जब वो किसी मुद्दे पर उनमें कंसेंसस होगा, सर्वसहमति होगी, सर्वानुमति होगी, तभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कार्य कर पाएगी, अदरवाइज वो पंगु हो जाएगी। तो अब आप ये बताइए कि अगर चीन भारत को के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दे, भारत को ब्लैकमेल करे, तो ऐसी स्थिति में जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा सहायता लेने, अब चूंकि चाइना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो ऐसी स्थिति में भाई चूंकि चाइना ही समस्या पैदा कर रहा है, तो चाइना तो उसको वीटो कर देगा। जब चाइना वीटो कर देगा तो जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये कार्य ही नहीं कर पाएगी, ये तो शून्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि एज ए सॉवरेन स्टेट हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो संप्रभुता है, हम इंटरनेशनल लेवल पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे और हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि ये व्यवस्था कहाँ तक तर्कसंगत है। तो भारत का जो ये तर्क है कि भाई इससे हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता प्रभावित होगी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं कितने गेम चलते हैं, किस प्रकार से प्रेशराइज किया जाता है। तो चूंकि मित्रों शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है, इसलिए भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, नहीं किया है, बिल्कुल सही कर रहा है। भाई या तो सारे जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं अपने को डीन्यूक्लियराइज करें, या तो सभी को इस शस्त्र को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस संबंध में जो भारत का चौथा तर्क है, इस संधि पर हस्ताक्षर न करने के संबंध में भारत ने जो चौथा तर्क दिया है वो भी मित्रों बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छा तर्क है। भारत ये कहता है, भारत का जो चौथा तर्क है, भारत ये कहता है कि चीन की वजह से, चीन के कारण हमने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया, परमाणु नीति में
बदलाव किया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि चीन के कारण हमने अपने परमाणु नीति में बदलाव किया, क्योंकि मित्रों हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपसे इस बात की चर्चा किया था, इस बात का उल्लेख किया था, जिक्र किया था कि जब 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और 1967 में इसने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये सेकंड है। तो चूंकि 62 में वार हुआ था, हम उसमें दुर्भाग्यवश हारे, और उसको राजनीतिक नेतृत्व की हार कह लीजिए, आर्मी की हार वो नहीं थी। तो 62 के युद्ध में हम हारे। 64 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तो हम तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के वैसे ही प्रेशर में थे, और जब 67 में उसने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम और ज़्यादा प्रेशर में आ गए। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने परमाणु नीति को बदला और हम भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अग्रसर हुए। अदरवाइज हमने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमने 1954 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शुरू कर दिया था। यदि हम चाहते या हमारा नेतृत्व चाहता या हम इस प्रकार का इंटेंशन रखते उस समय, तो हम विश्वास मानिए कि हम चीन से पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते थे। लेकिन मित्रों हम लोगों ने यानी हमारे भारत ने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर शस्त्र दौड़ में भाग लेने की कोशिश नहीं किया, और कभी भी वो इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रकार की मतलब जो शस्त्र दौड़ है या अव्यवस्था है या जो डराने धमकाने की जो चीज़ें होती हैं उस पर हमने कभी विश्वास ही नहीं किया। इसीलिए 1954 में जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारे नेतृत्व का साफ ये कहना था कि भाई हम न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पज़ के लिए करेंगे, पीसफुल कार्यों के लिए करेंगे। और होमी जहांगीर भाभा जी को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और हमने बिल्कुल इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो हम चीन से पहले भी परीक्षण कर सकते थे। तो चीन ने ऐसा एक माहौल पैदा किया, ऐसी एक सिचुएशन पैदा की कि हम जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पीसफुल डायरेक्शन में था, तो फिर हमने उसको अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रख कर के हमने उसको मिलिट्री डायरेक्शन में मोड़ा। हम भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अग्रसर हुए। तो इसके पीछे पूरी तरीके से चीन जिम्मेदार है। अगर चीन ऐसी हरकत ना करता, अगर चीन इस प्रकार की कवायद ना करता, गतिविधियां ना करता, तो हम बिल्कुल भी ना करते। भाई हमने तो अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके ये स्टेप लिया। तो भारत का ये कहना बिल्कुल सही है कि भाई चीन के कारण हमने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया, और हमारी परमाणु नीति में जो भी बदलाव हुआ उसके पीछे पूरी तरीके से चीन जिम्मेदार है। और मित्रों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भाभा जी को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और मित्रों ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा जी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्या मतलब हुई, मतलब ये भी चीज़ें आती हैं कि इसके पीछे जो अमेरिका की जो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो एक प्रकार से इसमें शामिल रही है इनकी हत्या में, ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो चूँकि मित्रों होमी जहांगीर भाभा जी भारत के मतलब बहुत ही अच्छे
वैज्ञानिक थे, बहुत ही अच्छे भौतिक शास्त्री थे। तो उन्होंने जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम का खाका खींचा था वो बहुत ही एडवांस था। लेकिन अब दुर्भाग्यवश क्या कहा जाए कि प्लेन क्रैश करवा दिया गया। प्लेन क्रैश हुआ नहीं, प्लेन को क्रैश करवाया गया, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हुआ कि अमेरिका भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको पैरालाइज करना चाहता था, उसको बिल्कुल पंगु बनाना चाहता था। और नहीं तो आप विश्वास मानिए कि हम तो न्यूक्लियर टेस्ट बहुत पहले ही कर लिए होते, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं था उस तरफ। खैर, जो चीज़ें बीत गई हैं उसके संबंध में क्या कहा जाए। लेकिन मित्रों, 1966 में हमने होमी जहांगीर भाभा जी को खोया। ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति है। उस समय अगर वो जीवित होते या अपनी नेचुरल डेथ से मरे होते तो भाई भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बहुत कुछ दे के जाते। तो खैर छोड़िए, अब क्या कहा जाए। तो मित्रों, आज आपने देखा कि इस परमाणु अप्रसार संधि पर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भारत क्यों नहीं हस्ताक्षर कर रहा है? हस्ताक्षर न करने के पीछे क्या कारण है? हस्ताक्षर न करने के पीछे उसने क्या तर्क दिए हैं? तो जो ये तमाम सारे तर्क हैं उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और वो हर तर्क अपने आप में बड़ा मजबूत तर्क है। इसीलिए भारत अपने स्टैंड पर कायम है, और भारत को अपने स्टैंड पर कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरीके से विभेदकारी है। या अगर एक प्रकार से देहाती भाषा में बोला जाए, गवई भाषा में, तो ये एक प्रकार से जैसे होता है ना कि ये 5 राष्ट्र बिल्कुल एक इंटरनेशनल गुंडई पर उतारू हैं कि भाई जो हैं हम ही हैं और दूसरा कोई हमारे समकक्ष ना होने पाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से इस संबंध में जो भारत का तर्क है वो प्रस्तुत किया। और मित्रों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।